आज हम लोग वर्ग अष्टम का सिविक्स का अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली इसको देखेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लोग पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस फिर उस पर एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। हकीकत में शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा। कोई घटना घटती है, पुलिस आती है, उसको पकड़ती है और फिर उसको जेल भेजती है। आपको लगता होगा कि किसी को पकड़ कर जेल भेजना पुलिस का काम है, सज़ा देना, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। सज़ा देना किसी और का काम है, अपराधी को पकड़ना या कोई घटना घट जाने के बाद वहाँ पर पुलिस का आना, ये दोनों दो बात है। और पुलिस की भूमिका अलग होती है और न्यायालय की भूमिका यहाँ पर अलग होता है। और पुलिस ही प्रथम दृष्टिया तो पुलिस ही साबित करती है कोई अपराधी है या नहीं, आपको लगता होगा, लेकिन वास्तव में साबित कौन करता है कि कोई अपराधी है अथवा नहीं है? तो यह साबित करना अदालत का काम है, सज़ा देना अदालत का काम है। और अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप पुलिस द्वारा लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है अदालत में। आप एफआईआर का नाम सुने कभी? एफआईआर क्या होता है, सरकारी वकील क्या होता है, फैसले कैसे होते हैं अदालत में? तो यहाँ पर एक कल्पना की गई है, गढ़ी गई है, सोच करके कहानी गढ़ी गई है कि किस तरह किसी के यहाँ चोरी होता है, वो नौकरानी को पर आरोप लगा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, सुनवाई होती है, अंत में वह किस तरह निर्दोष साबित होती है, अदालत उसे बरी करती है। तो यहाँ पर यह कहानी है। इस कहानी में जो पात्र हैं, इसमें मुख्य रूप से मिस्टर शिंदे, श्रीमती शिंदे और घर में काम करने वाली शांति, शांति का भाई सुशील, एक पुलिस, वकील और न्यायाधीश। तो इस तरह यहाँ पर ये सारे पात्र की कल्पना करके एक कहानी गढ़ी गई है। इसको हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही है और पिछले 1 घंटे से वह गले का हार ढूंढ रही है और वो बहुत परेशान है। वहाँ पर देख रही है तो बोल रही है कि मुझे पक्का पता है कि यहीं पर रखा था, कहाँ गया? तो वहीं जो है मिस्टर शिंदे, उनका पति, बोलता है जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है, शादी के समारोह में जाना है। तो यह फिर जो है बोलती कि मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है, मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है, मेरे कमरे में सफाई करते हुए ज़्यादा समय लगाती है। तो और ये जो शांति है पिछले 3 साल से इसी मकान में काम कर रही है। तो ये पूछती है मिसेस शिंदे, शांति क्या तुम अब चोरी करने लगी हो? भी सोने का हार, अपना बक्सा लाओ, मैं भी तलाश लूँगी, हमने पुलिस को बुला लिया, अगर तुमने हार लिया तो जल्दी से भी लौटा दो। तो वो तो ली नहीं थी और बोल रही नहीं मैडम जी, मैंने चोरी नहीं की है। और जो है शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि हार बेच कर और पैसा उसी का पैसा है ये। जबकि ये जो है गिड़गिड़ाती है, बोलती नहीं साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से एक पैसा करके जमा कर रहे हैं और ताकि गांव लौटकर एक बैल खरीदेंगे, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। लेकिन मिस्टर शिंदे थाने पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मैं एफआईआर लिखाने आई हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है, घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। अब जो है इंस्पेक्टर साहब एफआईआर दर्ज करते हैं। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर पर आते हैं और उनको बताते हैं कि चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी का बयान दर्ज करूंगा। उसके बाद जो है और लिफाफे को सील में बंद कर दिया और सबूत के तौर पर वो उसको जो है कहते हैं मैं इसे ले जाऊंगा और शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ। और लेकिन ये शांति बहुत बोल रही है, मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और यह घटना है जुलाई की और 19 जुलाई की बात है। शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दें, उसने सोने का हार नहीं चुराया है।
तो वो बोलते हैं इंस्पेक्टर कि नहीं चुराया है, हार चुराया है, तो और तुम जाओ अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ, छोड़ दूंगा। लेकिन वो बोलते हैं मैं वकील का फीस कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए कौन जमानत बनेगा, हमारी सारी कमाई तो सील करके आपने अपने पास रख ली है। उल्टा जो है सब इंस्पेक्टर राव क्या करता है, सुशील को भी 2 दिन हवालात में रखता है, उसको भी मारता पीटता है, जबरदस्ती गाली देता है और उस पर दबाव डालता है कि इल्ज़ाम कबूल कर ले कि दोनों भाई बहन मिलके जो है घरेलू नौकर का गिरोह चलाता है और गहने सब घर से चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आई थी, और जबकि सुशील बार बार कह रहा है कि वो निर्दोष है, फैक्ट्री में मजदूरी करता है, फिर भी वो निर्मम पुलिस जो है उसका जो है दिल नहीं पसीजता है। अंतिम में जो है 2 दिन के बाद उसे पुलिस छोड़ती है। ये घटना घटी 19 जुलाई की और 23 जुलाई की, 1 महीना से अधिक हो गई। उसके बाद अदालत ने 1 महीने के बाद शांति की जमानत तो मंजूर कर ली, लेकिन 20,000 रुपये चाहिए उसके लिए, उसका जमानती बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो यहाँ पर क्या हुआ, नतीजतन जो है शांति को जेल में ही रहना पड़ा और वह बहुत ही चिंतित थी, सदमे में चली गई, डरी हुई थी कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। इस तरह बेगुनाह को जो सताया जा रहा है, कितनी खराब व्यवस्था हमारे देश की है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो मैडम शक की वजह से जो है ज़बरदस्ती को यहाँ भेज दी, और पुलिस भी कितना जो है बेशरम है, निर्मम है, जो कि जो एक निर्दोष लोग को जो है यहाँ बंद करके रख दिया। पुलिस ने जो है क्या किया, मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल भी शांति को दे दी। शांति जबकि अदालत को बताती है कि चोरी को झूठे इल्जाम के पास बचने के लिए कोई वकील भी नहीं है, वो वकील भी नहीं रख सकती है, तो मजिस्ट्रेट महोदय ने शांति की दलील सुनकर एक अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। यहाँ पर जानने के लिए बात है कि संविधान का अनुच्छेद 22 प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार देती है, और वहीं 39A कहता है कि यदि कोई असहाय है, गरीब है और अपना वकील नहीं रख सकता है तो कानूनन उसको एक वकील मुहैया कराएगी सरकार। तो यहाँ पर जो है इसके बाद है अधिवक्ता कमला राय, वो शांति से मिलती है और उसको सच्चाई बताते हैं ये कि जो है ये सब कागज रहा और मैंने तो नहीं चुराया, ज़बरदस्ती जो है मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मारा है, और शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे और उसको यही लग रहा है कि वो पैसा उसी का है। और उसके बाद देखिए फिर 11 दिसंबर 2006 की बात है, 1.5 साल हो गए घटना के। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले उसके पास है, जबकि वो फिर कह रही है मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो। सरकारी वकील दास की ओर से अपने मुकदमे हाजिर करता है और श्रीमती शिंदे और उसको जो है श्रीमती उसका हस्बैंड दोनों को जो है गवाह के रूप में पेश करता है। तो बताइए श्रीमती शिंदे साहब, आपका हार किसने कैसे गायब हुआ? तो बोलता है मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने चुराया है, शांति के अलावा कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता, और शिंदे ने मेरे सामने उनके संदूक की तलाशी ली, वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपया था, तो मैं अचंभे में पड़ गया, शांति का हमको लगा कि शांति का यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। तो इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जो है जिरह करती है कि ऐसे ऐसे क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है फिर होता है कि तो आप कह रहे हैं कि शांति से चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं वो कबूल है मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे शक है और जो पैसा मिला तो वही लिए। फिर देख क्या होता है, 20 अप्रैल 2007 हो जाता है करीब, तो 1 साल से अधिक हो गया, 1906। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। दोनों के बयानों को जब सुशील राय यह साबित करती है कि शांति के बंदूक में जो 10,000 रुपये मिले वह और शांति की कमाई के रकम भी हो सकते हैं। हाँ, तो अब जो है यहाँ पर जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पर पहुँच जाता था तो तभी सुशील जो है को उसको पता चलता है कि जो है सुशील को लगता है कि जो है पड़ोस में जो है जो गहने चोरी करने वाला था उसे पकड़ा गया है, पुलिस उसे पकड़ी है। तो जो है वहाँ पर फिर लोग जो है उसको श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह में के सदस्य हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है, और वहाँ पर जब पुलिस आती है तो फिर वहाँ पर फिर पता चलता है कि जो है कुछ गिरोह पकड़े गए हैं। जब वहाँ पर हार दिखाने का आता है तो फिर ये जो है श्रीमती शिंदे कहती है कि नहीं यही तो मेरा हार है। अब वहाँ पर जो है इंस्पेक्टर शर्मा जो है फिर दिखाते हैं सब, तो बोलते अपना हार पहचान ली
और वो इंस्पेक्टर वहाँ पे बोलता है कि अलग ये सब लड़कों ने वहाँ पर चोरी किया था, गिरोह पकड़े हैं, यह हर उसने चुराया था, अपना इल्ज़ाम भी कबूल कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर तब फिर क्या हुआ, न्यायाधीश ने शांति को कहता है कि आपको अदालत जो है बरी करती है क्योंकि आपने चोरी नहीं किया था, और 10,000 रुपये जो बरामद किए वो भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत 4 लोग महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं। ये कौन थे? तो पुलिस थे, उसके बाद एक सरकारी वकील थे, दूसरा बचाव पक्ष का वकील, और तीसरा फैसला देने वाले न्यायाधीश। और चारों की भूमिका किसी भी फैसले में अहम हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो आप इतना जान लें कि पुलिस का काम होता है किसी अपराध के बारे में जब उससे कोई जानकारी मिलती है, कोई फ़ोन करके जानकारी देती है या कह के जा करके लिखित रूप में जानकारी देती है कि ये घटना मेरे साथ घट गई, तो उस जांच की शिकायत करना पुलिस का काम होता है। जो उसके पास जांच के लिए आवेदन गया है, जो कोई शिकायत गया है, तो उसका जांच करना, और जांच के क्रम में वो गवाह के बयान दर्ज करते हैं कि वो घटना घटी, वहाँ पर जाके पूछताछ करते हैं, और जो कुछ सबूत इकट्ठा हो सकता है वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। कहीं बम बारूद हो गया, गोली चल गया, तो वहाँ पर क्या बरामद हुआ, तो ये सबूत बरामद करने की वो कोशिश करते हैं। और उस सबूत के आधार पर पुलिस एक अपना राय बनाती है कि क्या होना चाहिए। और पुलिस को लगता है कि सबूत से आरोपी, जिस पर कोई आरोप लगाया जाता है, उसका कोई संबंध है, तो पुलिस फिर वो अदालत में वो आरोप पत्र, उसको चार्जशीट भी बोलते हैं, वो चार्जशीट तैयार करता है। चार्ज मतलब एक पेपर होता है, शीट मतलब आरोप दर्ज करना, चार्ज मतलब आरोप, शीट मतलब पेपर। तो उस पर क्या क्या दफ़ा लगता है, क्या क्या उन्होंने गलत काम किया है, तो इस तरह उसके खिलाफ लिख के वो आरोप अदालत में दाखिल करती है। और जैसा कि हम पहले भी देखे हैं कि जान लें कि पुलिस का काम यह नहीं होता है कि किसी को दोषित साबित कर देना। पुलिस का काम है सिर्फ जांच पड़ताल करना, और किसी को दोषी साबित करना अथवा नहीं करना, अथवा वो सबूत के आधार पर क्या राय बनाते हैं, तो यह तय करना न्यायाधीश का काम होता है। यह पहले भी देखे थे कि हमारे यहाँ कानून का शासन है, और कानून का शासन में सभी बराबर हैं। कोई कानून है तो सबों के लिए एक समान कानून है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई यदि पुलिस है तो कानून उसके लिए भी बराबर है, वो भी अपना मनमानी नहीं कर सकती है। और पुलिस, यही कारण है कि आप लोग मानवाधिकार का नाम सुने होंगे, तो कानून के मुताबिक और मानवाधिकार का सम्मान करते हुए ही पुलिस को किसी की भी कोई भी मामला का जांच उन्हें करनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी गिरफ्तारी, हिरासत में पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। ये नहीं कि जिसको मन इसको ले गए पकड़ के और ज़बरदस्ती मारपीट के उसको जो है कुछ का बुलवा लेंगे, ऐसी बातें नहीं होती है अपने देश में, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई है। और जांच के दौरान किसी भी तरह का ज़बरदस्ती करना, सताना, पीटना, गोली मारना का अधिकार ये किसी को नहीं दिया गया है, पुलिस ही क्यों ना हो। और छोटे से छोटा अपराधी भी हो, यदि वो है चोरी किया, छोटा चोरी किया, बड़ा चोरी किया, कुछ भी किया है, छोटा चोरी रहे अथवा बड़ा चोर रहे अथवा कोई अपराध रहे, तो इसकी सज़ा देने का अधिकार न्यायालय को है, पुलिस को सज़ा देने का अधिकार नहीं है। गत अध्याय में हम लोगों ने फौजदारी कानून और दीवानी कानून के बारे में भी पढ़े थे। तो फौजदारी कानून में गिरफ्तारी होती है, तुरंत होती है, हत्या, आपराधिक वारदात जैसी कोई बातें होती है। तो यह जान लें कि यदि किसी को गिरफ्तार कर दिया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत उसे यह जानने का अधिकार होता है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, उसको कारण बताना होता है। और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है कि इसमें ये अपराध किया। ऐसा नहीं गिरफ्तार करके
पुलिस अपने पास रख लेगी उसको 4 दिन 8 दिन के लिए, ऐसी बातें नहीं हो सकती। वो 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ता है। और गिरफ्तारी के दौरान ही या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से उसे बचने का अधिकार है, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि यदि पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है और वहाँ कोई ज़बरदस्ती जो कबूलवा लेती कि नहीं आप भी इसने ये अपराध किया है, वहाँ पर कबूल भी रहता है तो भी उसे कोर्ट में सबूत के नहीं माना जा सकता। वो कोर्ट में जाके बोलेगा ये चीज़ तो उसको माना जाता है। पुलिस के द्वारा जो गवाही वहाँ पर अगर बोल भी देता है तो उसको नहीं माना जाता है। और 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी महिला को ये नहीं कि थाना नहीं बुला लेगा कि चलो तुमको थाने के में जो है बुलाए हैं, तो ये सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ देखें कि सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी या हिरासत में और पूछताछ के बारे में या अन्य संस्थाओं संबंधी कुछ भी, तो ये शर्त दी है, कुछ उन्होंने सुझाव दिए थे, उसको DK बसु दिशा निर्देश भी कहते हैं। इसमें यही था मुख्य रूप से कही गई बातें थी कि किसी भी गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस को बताना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, और जो पुलिस रहते हैं उसको ड्रेस पर उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, नाम पट्टी देखते होंगे आप लोग, वो रहता है। और पद, जो पद रहते हैं सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, और सटीक रूप से सही रूप से जो है वो अंकित होना चाहिए। और गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो एक तैयार होता है, उसमें जो है पूरा कागज़ तैयार किया जाता है, तो उसमें तारीख का, समय का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। और यदि वहाँ पर गवाही है, घर का पर कोई परिवार है, तो उसका भी जो है उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या किसी से पूछताछ की जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी, दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार है। और यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी किसको जानकारी देगा, उस जिले से बाहर रहता है, तो उसे 8 से 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार के समय, स्थान और हिरासत के बारे में जानकारी भेजी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। अच्छा, आपने देखा कि किस तरह जो है ये सुशील और शांति का मामला हुआ। यहाँ पर भी आप के लिए एक प्रश्न है कि पुलिस ने जो है हिरासत में लेके सुशील को पिटाई किया, तो क्या वो सही था? यही कारण है कि अब न्यायालय हिरासत वाली बातों को नहीं मानता है। इस संदर्भ में हिरासत में जो पूछताछ होती है, ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात भी होती है, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या आप कुछ जानकारी रखते हैं? तो इसके बारे में आप लिखें। यहाँ पर यदि सोचें तो DK बसु का जो दिशा निर्देश है, तो यहाँ पर जो चोरी के इल्ज़ाम में उसको गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में रखा गया था, या किसी भी दृष्टि से कानूनन सही था, तो ये कानूनन सही नहीं ही होगा। उसके बाद क्या सब इंस्पेक्टर राव ने जो है शांति को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे थे और कुछ ज़रूरी सबूत तो इकट्ठा किए थे, पर क्या आपको लगता है कि वो सही था? पुलिस की जिम्मेवारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? क्या वो और कुछ कर सकते थे, जैसे कि कोई निर्दोष को इतना मशक्क़त नहीं करना पड़ता? वो गरीब थी, निर्दोष थी, तो उसको कितना जूझना पड़ा बेवजह का, उसकी गलती नहीं थी तो भी। तो इसके संदर्भ में आप चिंतन मंथन आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं FIR। FIR क्या होता है? आपने FIR का नाम सुना होगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रथम सूचना प्राथमिकी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का फुल फॉर्म है। और इतना समझ लीजिए कि पुलिस कोई भी घटना की पड़ताल FIR करने के बाद ही करती है। और यदि उसको कोई सूचना मिलती है किसी तरह से कि कहीं संज्ञेय अपराध हो गया है, तो पुलिस को, उसको जो थाना प्रभारी होता है, उसको FIR करना पड़ता है, करते हैं। और पुलिस को मौखिक या लिखित, फ़ोन पर भी आप सूचना दीजिएगा तो वो कार्रवाई उसे करती है, वो आपके पास आएंगे, कहीं घटनास्थल पर उन्हें पहुंचना पड़ता है। और
जो एफआईआर करते हैं उसमें क्या होता है, तो कोई वारदात हुई, कब हुई, तारीख, समय, स्थान, यही सब बातों का उसमें जिक्र रहता है, और क्या मूल तथ्य क्या था उसके बारे में भी विवरण लिखा रहता है। और अगर अपराधी का नाम पता होता है, उसके बारे में यदि पता हो तो उसको दर्ज किया जाता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म भी होता है, और उस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत भी लिए जाते हैं, और शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार भी है। आप यदि कभी सुने होंगे इसके बारे में, तो जो कोई एफआईआर करते हैं थाना जाकर, तो उसकी एक कॉपी वो अपने पास भी इसी मतलब कि रखते हैं, मतलब सबूत के तौर पर, यादगारी के तौर पर, या आगे कभी कार्रवाई में काम आवे, तो इस रूप में वो अपने पास भी रख लेना चाहते हैं। यदि वह कार्रवाई यदि नहीं होती है तो वरीय अधिकारी के पास भी जो है उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। तो इतने समझ लें कि किसी भी आपराधिक कोई वारदात होती है तो वह किस जनता के विरुद्ध माना जाता है, सरकार के विरुद्ध माना जाता है, पूरे समाज के विरुद्ध माना जाता है, राज्य के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि उन्होंने केवल पीड़ित का ही नुकसान किया, बल्कि उन्होंने पूरे समाज के प्रति कोई अपराध कर दिया। जैसा कि आपने देखा पिछले सब चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको, सुधा गोयल की हत्या, तो उसके खिलाफ क्या हुआ था, आरोपी लक्ष्मण था, लेकिन वह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, सरकार की ओर से, और मुकदमे को क्या कहा गया था, राज्य प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य। तो सुधा की तरफ से राज्य की ओर से मुकदमा किया गया था। तो इसी तरह से शांति वाले मुकदमा में हम लोगों ने देखा कि श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्रम की बजाय होना चाहिए, शांति हेम्ब्रम का होना चाहिए, शिंदे का चोरी हुआ तो, लेकिन यहाँ क्या हुआ, राज्य बनाम शांति हेम्ब्रम की वो जो चोरी हुआ तो उन्होंने राज्य का ही किया, नुकसान किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। हो गया। उसके बाद सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। पुलिस जांच की और आरोप पत्र दाखिल कर दिया अदालत में, सरकारी वकील वहाँ से जांच में जो है उसकी जांच तो पुलिस करती है, जांच में कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन राज्य की ओर से जो अभियोजन प्रस्तुत करना होता है, न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उनकी जिम्मेवारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत फैसला देती है। उसके खिलाफ जो सब सबूत गया ये सब प्रस्तुत करना सही तरीके से यह उस सरकारी वकील की काम होता है, उसका भूमिका होता है ये इस तरह का। अब हम देखते हैं कि न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। तो न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जैसे कि खेल में एम्पायर की होती है। एम्पायर को देखे होंगे आप कि निष्पक्ष भूमिका निभाता है, किसी भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, जो आउट हुआ तो आउट, छक्का छक्का, चौका चौका, वाइड तो वाइड, नो बॉल तो नो बॉल। इसी तरह निष्पक्ष भाव से जो भी सबूत पेश किए जाते हैं उसके आधार पर सारे गवाह के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष जो कि राज्य द्वारा होता है और कोई बचाव पक्ष जो बचाव के लिए अपना वकील रहते हैं उसका तर्क, दोनों का तर्क सुनते हैं, सबूत देखते हैं, जांच करते हैं और उसके बाद कानून के अनुसार न्यायाधीश तय करते हैं कि वो दोषी है अथवा नहीं है। और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। सज़ा में कई तरह के सज़ा हो सकते हैं, किसी दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या सिर्फ जुर्माना लगा सकते हैं या जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो इस तरह न्यायाधीश सजा देने का काम करते हैं सबूत के अनुसार। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। आपने निष्पक्ष सुनवाई का नाम सुना। निष्पक्ष सुनवाई को फेयर ट्रायल भी कहते हैं, फेयर ट्रायल। तो यह क्या होता है, देखिए निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि शांति का मुकदमा था, अगर पक्ष में रहता तो क्या होता, शांति के खिलाफ फैसला जा सकता था, लेकिन अदालत ने शांतिपूर्वक सभी की बातें सुनी, शांति का आरोप पत्र देखा, गवाहों का बयान देखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर शांति का मुकदमा सही तरीके से संचालित नहीं होता तो क्या होता, परेशानी होती। और
अदालत ने क्या किया, जो आरोप उस पर गठित हुआ था, जो आरोप तय किया गया था, आरोप पत्र उसको दिया और जो गवाह दिया उसका नकल दिया, तो उसको पता चल सका। और अगर अदालत कोई ऐसा जगह मुकदमा चलाता जहाँ की पता नहीं चलता तो फिर वहाँ पर दिक्कत होता। तो ऐसा जगह मुकदमा हुआ कि जो है आराम से जो है उसका भाई भी वहाँ पर पहुँच सकता था। अगर उसके बाद देखिए, अगर न्यायाधीश ने शांति को क्या किया, वकील प्रस्तुत किया, अभियोजन की पक्ष की ओर से अधिवक्ता राय, आपने देखा कि किस तरह जो है उसके वकील कमला राय ने जो है जिक्र किया। अगर वो नहीं उसके प्रति जो है लड़ती तो फिर क्या होता, तो फिर तो शांति को दोषी ही कहा जाती। तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जाता। इसीलिए संविधान का अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है व्यक्ति को, हम जानते हैं, और जीवन के अधिकार में पूरा है कि उसको किसी तरह का कोई पक्षपात वाली बात उसके साथ कभी नहीं होनी चाहिए, और जीवन या स्वतंत्रता का तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। संविधान में अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाए। यहाँ पर जो है जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर फिर क्या हुआ, जैसे कि देखे कि पहले शांति ने आरोप पत्र और साक्ष्य की एक प्रति जो है शांति को दिया गया था, और अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे, ताकि शांति को और उसके भाई को पता चल गया, उसके वकील को पता चल गया। और शांति पर चोरी का आरोप था, कानूनन ये अपराध है, ये भी सही बात है, लेकिन यह मुकदमा कहाँ चला गया, तो ये खुली अदालत में चला गया, बंद रूम में नहीं कि जहाँ कोई नहीं था। और क्या, शांति का भाई सुशील भी अदालत की कार्रवाई में जाता था, और मुकदमा चला तो आरोपी की उपस्थिति में, ऐसा नहीं कि उसके अनुपस्थिति में ही सारा मुकदमा एक तरफा, ऐसा कुछ बात नहीं हुई, हमने देखा। और शांति का वकील ने क्या किया, बचाव किया। शांति के अधिवक्ता राय ने जो है अभियोजन पक्ष के द्वारा जो दलील पेश किया गया उसका जो गवाह था उससे जिरह किया, और अधिवक्ता राय को शांति की ओर से इसको भी गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर तो इस तरह की बातें हुई। अच्छा, पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायालय ने निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। न्यायालय ने शुरुआती दौर में नहीं मान लिया कि शांति दोषी है, बल्कि मुकदमा चला उसके बाद ही वो कुछ फैसला दिए। प्रारंभिक में ऐसी बातें नहीं हुई। अच्छा, अब अभियोजन पक्ष को यह जो है साबित करना था, सिद्ध करना था कि उस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया कि वो शांति दोषी है, अन्यथा शांति दोषी हो जाती अगर वो सिद्ध कर देता तो। अब यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण बात देखें कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर ही फैसले सुनाए। कोई भी मुकदमा का फैसला होता है तो सबूत खोजता है, आपने सुना होगा सबूत, गवाह। तो सबूत और गवाह नहीं रहता है तो फिर फैसला उसी के अनुरूप दिया जाता है। और शांति की कमज़ोर स्थिति थी, फिर भी पुलिस ने तो चोर कहा दिया कि बिना सोचे समझे कि चोर है, लेकिन न्यायाधीश का आचरण हमेशा क्या रहा, तो निष्पक्ष रहा, और साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया कि शांति ने चोरी नहीं की थी, बल्कि वहाँ के कुछ युवकों ने चोरी की थी। इसलिए शांति को क्या किया, शांति को हमने देखा कि शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए भी न्याय मिल सका क्योंकि निष्पक्ष रूप से सुनवाई हुई। अगर निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती तो फिर शांति को न्याय मिलना मुश्किल था। तो इस अध्याय में हमने जो देखा कि संविधान और कानून दोनों में कहा गया है कि हर लोग को अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से निभानी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, नागरिक रहे, कोई भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वैचारिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ हो, और उन्हें क्या है, फिर निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन भी यही कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव की बात यहाँ नहीं होती है। और संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, संविधान के माध्यम से अगर निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो फिर कानून का शासन का कोई मतलब नहीं रहेगा। कानून का शासन है, निष्पक्ष सुनवाई है, तभी कानून का शासन भी क्रियान्वित होता है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह अदालत की कार्रवाई हुई, तो इसके यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ कर जा रहे हैं। प्रश्न का जवाब आप लिखिए। खुली अदालत से आप क्या समझते हैं, सबूत से आप क्या समझते हैं, और अभियोजन पक्ष से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में अगर लिखें आप। और आप यह भी लिखें कि अगर सोचें कि अगर शांति को वकील नहीं मिलता तो क्या होता, कितनी परेशानी होती, अपने स्तर से आप सोच करके इसके बारे में लिखें।
अब यहाँ पर कुछ शब्द संकलन दिया गया है, तो इसको भी हम लोग देख लें। तो आरोपी, आरोपी क्या होता है? तो आरोपी ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है इस अध्याय के तहत जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है, उसी को आरोपी कहा गया। जैसे कि हमने देखा कि शांति को आरोपी ठहराया गया था पुलिस के द्वारा। संज्ञेय, संज्ञेय क्या होता है कि उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिसके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, एक होता है कि गिरफ्तार करती है पुलिस, वारंट लाती है, वहाँ से फिर गिरफ्तार करती है, और एक होता है कि उसको लगता है कि नहीं ये तो गंभीर अपराध हो गया तो इसको गिरफ्तार करना है, तो संज्ञेय। अब होता है एक, देखिए एक शब्द है जिरह। जिरह क्या होता है? जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है, दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है और उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, तो जो पूछताछ होती है उसी को कहते हैं जिरह। हिरासत, पुलिस जब किसी को अपने कब्जे में रखती है तो उसी को कहते हैं हिरासत। निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब हुआ न्याय संगत व्यवहार करना, किसी के साथ किसी भी तरह का पक्षपात का व्यवहार नहीं करना, किसी का पक्ष नहीं लेना। अच्छा, किसी अपराध का आरोप लगाना, तो जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। गवाह, गवाह क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा है, क्या सुना है, क्या जानते हैं, तो उसी को गवाह कहा जाता है। और गवाह किसी भी केस के लिए महत्वपूर्ण कड़ी होती है, गवाह के आधार पर ही न्यायालय फैसले सुनाती है। तो उम्मीद है यह अध्याय आपके लिए हितकर होगा, कुछ जानकारी आपकी स्पष्ट हुई होगी। अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।